हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1। और मैंने आप लोग को पार्ट 3 तक बता दिया हूँ और ये मेरा पार्ट 4 है। मैंने आप लोग को पार्ट 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और एल्गोरिथम के बारे में समझा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो आज हम लोग पार्ट 4 में 1.1 के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न आप खुद ही बना लिए होंगे अपने से। अगर नहीं देखा है तो फिर भी कोई बात नहीं, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है जो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए इसका आप सभी को तो पता होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग केवल और केवल एचसीएफ ही ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये आप सभी को पता होगा। तो इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इस तीनों प्रश्न में क्या करना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानेंगे। माना कि a बराबर में 225 तथा b बराबर 135 है, ये मान लेंगे। ठीक है, पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद लिखिएगा। माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर 135 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या करते हैं, आप सभी को एक सूत्र पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसी सूत्र की मदद से हम सारे को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले 225 जो बड़ा रहता है उसको लिखेंगे, ए का मान यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद बी का मान जो 135 और 225 में 135 से हम भाग लगाएंगे। तो ये कितने मर्त में जाएगा, तो 2 मर्त में तो जाएगा नहीं, 1 मर्त में जाएगा 135। ठीक है, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से 9 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी 1 मर्त में लगा और प्लस में शेष कितना बच गया 9। तो भाज आप सबको पता होगा, भाज बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये 135 को यहाँ लिख लेंगे, इस 135 को यहाँ लिख लेंगे। अब इस 135 में हमारा जो शेष बचता है, अब अभी अगर मान लीजिए हम लोग मौसम बनाते थे भाग विधि से, तो हम लोग कैसे बनाते थे, फिर इसको ऐसे करके यहाँ से बढ़ाते, फिर 135 यहाँ पे लिखते और फिर 1 मर्त में यहाँ पे देते 90, फिर यहाँ पे 5 देते, 4 देते और फिर इस प्रकार से इसको बढ़ाते यहाँ से 90 को 2 मर्त में 45 से चला जाएगा 90, फिर ये आपस में ऐसे कट जाता। तो इस प्रकार से मौसम हम लोग 45 लिखते थे, बनाते थे ना बाबू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में और जब हम लोग विभाजन प्रमेयिका के द्वारा बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इस प्रकार से तो भाग लगाते हैं ये, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 135 गुना फर्स्ट 1 मर्त में लगा और शेष जो बचा भाज बराबर होता है ना, भाज बराबर भाज वैसे a बराबर होता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a होता है हमारा भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। तो उसी प्रकार से a बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखिए, तो 135 में फिर हम किससे भाग लगाते हैं, 90 से, तो यहाँ से 90 लिखेंगे। वैसे ही आपको ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पे 90 है तो 90 से ही लगाते हैं। तो 90 से लगाएंगे तो कितना मर्त में गया, 1 मर्त में, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कितना बचा 45। फिर इस 90 में हम लोग क्या करेंगे, तो इस 45 से तब तक लगाएंगे जब तक कि शेष मेरा 0 नहीं आ जाए। शेष 0 नहीं आने का मतलब 0 नहीं आ जाए, यानी कि पूरा कट ना जाए। तो 45 से लगाएंगे, 2 मर्त में चला जाएगा और शेष क्या बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा, शेष 0 बच जाएगा वहाँ पे। तो अब बस इतना कर लेने के बाद जब शेष 0 बच जाए तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः 225 और 135 का HCF क्या हो जाएगा 45 यहाँ पे भी HCF 45 ही होता, तो इसके वजह से यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा 45। तो आशा करता हूँ, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं और दूसरे प्रश्न में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे हम क्या करेंगे प्रश्न में, तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा संख्या दिया रहता है, नंबर्स दिया रहता है, उसको हम लोग a मान लेते हैं। जो बड़ा नंबर्स दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, तो a मान लेते हैं। माना कि a बराबर में ये बराबर मान को मान लिए तथा b बराबर 196 है। ठीक है, इतना मान लेने के बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
और यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो सारे के बारे में मैंने पार्ट पीछे ही बता दिया है, तो उसको भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो जब ए बराबर इतना बी बराबर इतना कर ले, तो आप सभी को पता होता है जो ए बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ए का मान कितना लिखिए, देखिए 38,220। अब बी का मान कितना दे 196, हमारा क्यू और आर नहीं पता है, तो क्यू का मतलब हुआ भागफल, तो हम इस 196 से इसमें भाग देकर हम अपना क्यू और आर को प्राप्त करेंगे। तो ये चलिए लिखने चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो अब 196 से इसमें भाग दीजिए, 38,220 में 196 से हम लोग भाग देंगे, तो 2 मर्थ में नहीं लगेगा, 1 मर्थ में लगेगा, 196, 6 का 6, और उसके बाद 7, 9, 8, 17 और 2 में से 186, फिर 2 आएगा, फिर इसको हम लगाएंगे तो 9 मर्थ में चला जाएगा, 195 मर्थ में कट जाता है ना बाबू, ठीक। तो आप जब इसको लगाइएगा ना तो ये 195 मर्थ में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है, इसका शेष 0 आ जाता है, क्या कोई दिक्कत, 195 मर्थ में, तो 195 मर्थ में कट जाएगा और शेष क्या बच जाएगा, कट जाने के बाद शेष 0 आ जाएगा। तो जब हमारा शेष 0 आ जाए तभी आप लोग को समझ लेना जब आपका आंसर निकल के आ गया। कैसे, तो यहाँ पे जो जिससे हम भाग देते हैं, अगर बात करें तो भाजक, ठीक है ना, तो वही आंसर हो जाता है। अतः 196 और 38,220 का HCF क्या हो जाएगा, 196। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं समझे तो क्वेश्चन नंबर तीसरे प्रश्न को हम फिर से करते हैं और फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आई होप आप सभी समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत है और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए जितने बच्चे हमारे समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बड़ा वैल्यू रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, तो ए मान लेंगे, माना कि ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255 है, ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255 है। इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से कहा गया है, लेकिन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ही सहायता से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोग को पीछे कंसेप्ट के साथ बताया हूँ जो कैसे ज्ञात करते नहीं करते, पीछे पार्ट 3 में जरूर ही उसको भी एक बार आप लोग विजिट कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए बच्चों, आप सभी को पता होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी होता है तथा बी से ऑलवेज टाइम क्या होता है, छोटा होता है। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम ए कितना है 867, बी कितना है 255, तो 867 में हम 255 से जब भाग लगाएंगे तो देखते हैं मेरा क्या भागफल आता है और क्या शेष आता है। क्योंकि मौसौ तो हम लोग ज्ञात करते थे तो भाग विधि से ही ज्ञात करते थे, इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। मौसौ आप विभिन्न प्रकार से भी ज्ञात करते हैं, आप आवर्त खंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं ज्ञात करने के लिए। लेकिन फिलहाल इसमें कहा गया है क्या, जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो चलिए 255 से जब इसमें लगाएंगे तो 3 मर्थ में जाएगा, 5 से 15 5 हासिल 1, 25 से 75 1, 76, यहाँ से 1 पहचानेंगे, 7 में से 5 गया 2, फिर 6 में से 6 गया 0, 102 आ गया ना बाबू। अब क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 155 255 गुना 3 प्लस 102 ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब फिर हम ए लिखेंगे, तो ए जो इसमें बड़ा वैल्यू रहता है उसे लिखते हैं 255, और इसमें शेष जो बच जाता है उससे हम भाग देते हैं। तो 102 में ऐसे भाग निकालते थे ना हम लोग, 200 निकालते थे ना, तो 2 मर्थ में जाएगा 2 2 ना 4, 0 का 0, 2 का 2, तो कितना हो जाएगा 151 यानी 51। तो 2 से लगाएंगे तो 51 शेष बचता है, ठीक है। अब फिर 102 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 51 से लगाएंगे 2 मर्थ में कट जाएगा, शेष बच जाएगा 0। अतः 867 और 255। अगर इस प्रकार से आप लोग का HCF अपने एग्जाम में बनाते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मौसम होता है ना कि ये आप लोग को ध्यान रख के बनाना होगा, और तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी समझने वाले, आगे के प्रश्न को भी समझेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से 2 से समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई
पूर्णांक है, ये हमें दर्शाने के लिए कहा गया है। जो 6q+1 जो होता है, या 6q+3 या 6q+5 क्या होता है, तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो मान लेना है, क्योंकि मानना ही, हम लोग गणित के टीचर हैं, मैथ के टीचर है, तो सबसे पहले आप लोगों को भी गणित के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो मान लेते हैं क्या, जो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, हम लोग सबसे पहले क्या मान लिए, जे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तथा देखिए अगर हमें 6q+1, 6q+3, 6q+5 कहा गया, अगर हमें 2q+1, 2q+3 या 2q+5 कहा जाता, या 4q+1, 4q+3 या 4q+5 कहा जाता, तो जितना कहा जाता, 6q कहा गया है तो 6 b बराबर 6 मान लेंगे, तथा b बराबर 6 है, क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अगर 2q कहा जाता तो b बराबर 2 मान लेते, अगर 4q कहा जाता तो b बराबर क्या मान लेते बाबू, 4 मान लेते। आई होप आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। और अब जो आएंगे आपके प्रश्न सामने में, तो इससे रिलेटेड तो इतना तो आप लोग जरूर बना लेंगे। क्या किया मैंने, सबसे पहले माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर 6 है, 6 है। इतना करने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है मेरा, जो होता है ए बराबर होता है BQ+R, ए बराबर क्या होता है, BQ+R, यही होता है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है हमारा जो ए बराबर BQ+R होता है। तो ए का बराबर, देखिए बी को हम क्या माने हैं 6, Q+R हो जाएगा बाबू, जहां Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, Q क्या है हमारा, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तथा R का जो मान होगा, देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या कहिए या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहिए या ऋणोत्तर कहिए, एक ही बात होता है, ठीक है। तो जहाँ Q कोई, बहुत सारे किताब में, बुक में आप लोग को यहाँ पे और ऋणात्मक पूर्णांक लिखा गया होगा, रहता है, तो और ऋणात्मक कहने का मतलब वही हुआ जो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो Q कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा R का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और b से क्या होता है, तो छोटा होता है। तो यहाँ पे हम b का मान देखते हैं, तो 6 माने हैं ना b का मान बाबू, तो यहाँ पे b का मान क्या देंगे, 6 देंगे। तो b से हमारा क्या होना चाहिए, r का मान छोटा, यानी कि 6 से हमारा r का मान क्या होगा, छोटा होगा। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कंडीशंस, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रहेगा तभी ना आप सोल्व कर पाएंगे। तो इसे समझने के लिए पहले आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना होगा, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में बताया है। तो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ए बराबर BQ+R और ए बराबर 6Q+R, यहाँ से देखेंगे जहाँ R का संभावित मान, R का संभावित मान क्या होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 तथा 5 है, 5 है। R का संभावित मान 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। R का मतलब हुआ शेष, R का मतलब हुआ शेष, रिमाइंडर। शेष का मान जो होगा वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। मैंने आप लोग को बताया था, जो भाजक से कभी भी, जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल के, जैसे 5 से हम भाग देंगे, तो इस 2 से शेष का मान कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 लगाएंगे, शेष कितना निकला, 1, 2 हो सकता है कभी भी। तो यानी कि यहाँ पे जो होगा तो भाजक 6 के बराबर कभी भी आ सकता है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। उसी प्रकार अगर 6 से भाग दे तो 6 आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन आ क्या सकता है, R का मान तो 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, कहीं कोई डॉट्स नहीं ना बाबू, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इतना आ सकता है। यहाँ से R का मान क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब हम लोग केस फर्स्ट में करेंगे। देखिए केस फर्स्ट, जब R बराबर 0 हो तब A बराबर, जब R बराबर 0 होगा तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R का मान 0 तो A बराबर 6Q हो जाएगा बाबू, क्योंकि R का मान 0,
तो 0 जोड़ेंगे 6 में, कहीं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केस सेकेंड, जब r बराबर 1 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r का मान 1 रखेंगे तो 1, ठीक है। केस थर्ड, जब r बराबर क्या हो 2 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। केस फोर्थ, जब r बराबर 3 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा ना बाबू, r का मान 3 रखने पर 3 हो जाएगा। केस 5, जब r बराबर 4 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। और केस 6, जब r बराबर 5 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। इतना कंडीशन बनेगा, 6q प्लस 5 बनेगा ना। अब कोई भी q का मान q कोई है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का कहने का तात्पर्य हुआ जो q का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रखिए, अब ठीक है, q का मान अगर हम 1 रखते हैं, सपोज डैट q का मान कितना रखेंगे हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है। q का मान 1 रखिए, तो 1 रखने पर ये 6 आ जाएगा बाबू। 1 रखने पे ये 6 1 प्लस 7 आ जाएगा, और ये 6 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, आप 1 रख के चेक कर लीजिए। अब चलिए हम 2 रखते हैं। क्यू का मान, जब क्यू बराबर 1 रखें, क्यू का मान कितना रखे हैं, क्यू बराबर 1 रखने पर इसका मान 6, इसका मान 7, इसका मान 8, इसका मान 9, इसका मान 10, इसका मान 11 निकल के आया। अब जब हम क्यू बराबर 2 रखेंगे, क्यू बराबर कितना रखेंगे 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर 6 दूना 12, ये हो जाएगा, तो 12 1 13, 3 रखने पर ये 18 6 दूना 12 14, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 15, फिर यहाँ से ये 16, देख लीजिए 12 4 16, फिर 17, ठीक है, 12 5 17। तो इससे कहने का था 6 दूना 12 5, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे 17 नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 17 समझ लीजिए 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब हम q का मान कोई भी रखते हैं, चाहे 1 रखे 2 रखे 3 रखे 4 रखे 5 रखे 6 रखे, उसमें एक ही कंडीशन बनता है, जो ये 6q का मान जो आ रहा है वो सम संख्या आ रहा है, और 6q प्लस 1 का मान विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, और 6q प्लस 2 का सम धनात्मक आ रहा है, और 6q प्लस 3 विषम धनात्मक आ रहा है, फिर 6q प्लस 4 सम धनात्मक आ रहा है, और 6q प्लस 5 क्या आ रहा है विषम धनात्मक आ रहा है ना बाबू। इससे कहने का तात्पर्य यही हुआ, जो केस फर्स्ट और केस थर्ड और केस 5 से यह हो रहा है, जो a बराबर 6q, a बराबर यानी या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 क्या है, तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि ये 6 सम पूर्णांक है, ये भी 6 8 क्या है सम पूर्णांक है। चाहे आप 2 रखने पर देखिए 14 आ गया, 3 रखिएगा तो कुछ, 3 रखने पर 36 18, देखिए 36 18 2 20 आएगा, यानी कि वो सम पूर्णांक ही आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये नहीं करना है हम लोग को, हम तो समझाने के लिए आप लोग को ये किए, आप लोग को क्या करना है वो बताते हैं। आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ 6q प्लस 2 एवं 6q प्लस 4 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। यहाँ पे याद दीजिएगा 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है ना बाबू। अभी मैंने आप लोगों को q का मान रखे बताया ना। अतः इससे हमारा साबित होता है जो a का मान क्या होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा। यही हमें प्रूव करना था।
ए का मान क्या होगा 6q+1 या 6q+2। ए क्या है मेरा, तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको मैथ में देखने को मिलेंगे, और मैथ ही नहीं साइंस में भी और सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को समझेंगे, उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।